चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज केवल 3 धाराएं छोटी छोटी पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ लेते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस कि जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट है और फिर कुछ ऐसा हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत ही न रह जाए। ये आपके दिया गया है, आप देखिएगा 62, 63 और 67 में कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, नीड नॉट बी। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी परफॉर्म करने की। तो है ऐसी स्थितियां हम अभी आज जो है 3 धाराओं में देखेंगे, 62, 63, 67। बहुत कुछ नहीं है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और शुरू करते हैं 62 से, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। तो शुरुआत की जाए 62, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आपका बेयर एक्ट जो है ना, वो आपके लिए समझिए कि एसएलआर है, लेकिन उसके काम नहीं चलने वाला। तो देखिए 62 के ऊपर जो हेडिंग दी गई है वही लिखा है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। ठीक है भाई, क्यों नहीं होगा, अब इसको देखते हैं। हम लोगों ने संविदा अगर की तो ऐसी क्या स्थिति होगी कि उस संविदा को हमें परफॉर्म करने से हम फ्री हो जाएं, या उसकी जरूरत ही नहीं रह जाए। आप सीधे ये समझिए, जरूरत ही नहीं रहेगी उसकी परफॉर्म करने की। क्या हो सकते हैं उसको हमें देखना होगा। तो धारा 62, 62 को पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन एंड अल्टरेशन। अब इसका मतलब यहां समझ में आ रहा है कि 62 नोवेशन यानी नवीन। ध्यान दीजिएगा, नवीन माने नया कर देना, नवीकरण। रिन्यूअल, रिन्यूअल तो नहीं कहेंगे, नया कर देना। ठीक। दूसरा रेसिशन, रेसिशन ये क्या हो गया? विखंडन। विखंडन माने हम अपनी तरफ से इसको खंडित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेसिशन हो गया। तीसरा क्या है? अल्टरेशन, ALTERATION। ठीक। अल्टरेशन का क्या मतलब हुआ? परिवर्तन। तो अगर हम और आप दो पक्षकार किसी संविदा में हम लोग इन्वॉल्व हैं और उनमें उस संविदा में इनमें से कोई एक बात हो जाए, नवीन कर दिया जाए। हम लोग किसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उस पर कह देते ठीक है, इसकी जगह हम लोग अब ये न करके कुछ और करेंगे। तो क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ, ये इफेक्ट है। हम कहते हैं कि उसको मैं खत्म कर देते हैं, विखंडित कर देते हैं। रेसिशन, रिजाइन, खत्म हो गया। तो क्या होगा? तीसरी बात आती है, उसमें हम आमूलचूल परिवर्तन कर देते हैं। उसके जो कॉन्ट्रैक्ट के रूट्स में बातें हैं वो भी पूरी चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा? तो धारा 62 इसी से संबंधित प्रावधान करती है, कहती है इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या था? सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा,
नवीन कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद ओल्डर वन। दूसरा, सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिजाइन और अल्टर इट। इन दोनों शब्दों का वही है, रिजाइन या अल्टर। विखंडित कर देते हैं, अपनी तरफ से खत्म कर देते हैं, और या उसमें परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। जिसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिस संविदा को विखंडित किया गया है, जिस संविदा में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन हुआ है, अब वो जो ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल वन, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है? नीड नॉट बी परफॉर्म। अब ओरिजिनल वाले को परफॉर्म नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे दो स्थितियां हैं। रिजाइन हो गया तो फिर परफॉर्म किसी को नहीं करना है, न पुराने को न नए को। बट इफ इट इज अल्टर्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो उनका परफॉर्मेंस करना होगा। लेकिन ओरिजिनल की बात यहां हो रही है, ओरिजिनल हट जाएगा, ओरिजिनल की वैल्यू नहीं रह जाएगी। सही बात है भाई, हम एक नई चीज की नई बात कर ले रहे हैं, पुरानी बात को हटा, ठीक है, खत्म हो गया, तो ओरिजिनल वाली बात तो खत्म हो गई ना। हम इसके इलस्ट्रेशन देखने की पहले कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद कुछ केस लॉज और कैसे क्या होगा वो देखेंगे। A owes money to B under a contract, ठीक है। A जो है डेटर है इसका, B का, B क्या होगा? क्रेडिटर होगा, यानी इसने पैसा दिया है और इसने पैसा लिया है। आगे क्या होगा? It is agreed between A, B and C, A, B and C that B shall thenceforth accept C as his debtor। ठीक है, मान लीजिए अब यहां पे तीन लोग आ जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? कुछ ये कर रहे हैं, A, B, C, तीन लोग हो गए। अब ये समझौता किया जाता है, A कहता है, A ने उधार लिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे इसको आप उधार लेने का मान लीजिए चाहे इसको। अब यहाँ पे तीन लोग आते हैं, A, B तो है ही है, ये तीसरे की एंट्री होती है। A बोलता है मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं, अब आपको पैसा C देगा। B से कहता है, A कहता है कि मैं अनएबल टू पे, कौन करेगा? C को मेरी जगह पे आप रख लो। मनमर्जी नहीं है कि हमने कह दिया वो रख लिए। अब यहाँ पे C की भी कंसेंट की आवश्यकता होगी, कंसेंट इज रिक्वायर्ड बाय C आल्सो। यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं तो हम अपना कोई भी पैसा होगा उसको कह देंगे ऋतिक से जाओ पैसा ले लो, फिर ढूंढते फिर आदर्श गौतम कि हाँ ऋतिक देंगे, अरे ऋतिक जब तैयार होंगे तब न देंगे। तो ये बात है, ए ने अपने आप को हटाया, सी को वहां रखा, सी तैयार होता है, ठीक है, आई एम एग्री टू पे एज डेट टू बी। बात समझ लीजिए, A, B and C that B shall thenceforth accept C as his debtor। C को अब B एक्सेप्ट कर लेगा, ये हमारा डेटर है। ये डेटर जो है यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर लायबिलिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी डेट की, और ये डेटर से ये डेटर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। The old debt of A and B is at an end and new debt from C to B has been contracted। अब देखिए, जो पुरानी संविदा थी इसके और इसके बीच में थी, अब ये वाली संविदा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये वाली संविदा आ गई। अब B C से लेगा इनका पैसा, इनसे भी जुड़ा है, इनसे भी जुड़ा है, बट अब ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये हुआ। अब इस वाले की परफॉर्मेंस की बात नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा, इसकी बात अब परफॉर्मेंस की भी नहीं कर सकता। किसी नहीं दे रहा, तुम दो, नहीं, आ गया नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अब इसमें आओ। क्योंकि जो ट्राइपार्टाइट है, ट्राइपार्टाइट, वो तीनों लोग मिलकर, त्रिपक्षीय जो मामला हो रहा है, तीनों मिले हुए हैं, तीनों की कंसेंट है, तब ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
दूसरा क्या है, A owes B 10,000 rupees. A enters into an agreement with B that and gives B a mortgage of his A's estate for rupees 5,000 in case of debt of 10,000 rupees. This is a new contract and acting with old. ठीक है, इन्होंने ए ने 10,000 रुपीज ले रखा है, किससे, बी से। तो देखिए उधारी कितने की हुई, एग्जैक्ट उधारी 10,000 की है, अब ये 10,000 देंगे, ठीक। लेकिन क्या करते हैं, अभी इनको लग रहा है कि ये मेरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। इनसे कहते हैं तुम कुछ गारंटी दो, गारंटी किस रूप में होगी, मॉर्गेज के रूप में। मॉर्गेज इन्होंने एक प्रॉपर्टी थी, स्टेट जो लिखा है, स्टेट दैट वाज वर्थ ऑफ रुपीज 5,000, अब 5,000 को इन्होंने मॉर्गेज कर दिया बी के पास। अभी के पास जब मॉर्गेज कर दिया तो पुरानी वाली 10,000 का मामला था वो खत्म हुआ, ये 5,000 वाले को ये मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ फेलिंग द पेमेंट, अगर ये फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में तो क्या होगा, ये 5,000 वाला जो मामला अंदेश अपना पैसा वसूल लेंगे, ये संतुष्टि होती है। लगभग जो भी मॉर्गेज के मामले होते हैं जितने पैसे दिए जाते हैं वो उसी के लगभग इक्वल होता है पैसा, जो मॉर्गेज मतलब पैसा मतलब संपदा की वैल्यू, स्टेट की वैल्यू या जो एसेट की वैल्यू है लगभग उतनी होती है, ताकि जो बंदा उधार दिया है वो अपना वसूल सके, ठीक है। अब ये 5,000 रुपए की इन्होंने मॉर्गेज कर दी, तो इससे ये होता है कि ठीक है, अगर ये 10,000 नहीं दे पाए तो ये 5,000 से अपना वसूल लेंगे। ये नया एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पहले तो सिंपल उधार था, अब यहाँ मॉर्गेज वाली आ गया और इससे ये वसूलेंगे। तो पुराने वाले को इसने सब्स्टिट्यूट किया, 10,000 वाले को उधार को सब्स्टिट्यूट किया 5,000 के मॉर्गेज से। यहां भी कुछ नया हुआ, तो इनोवेशन की बात हो रही है। आगे देखते हैं, A owes B 1,000 rupees under a contract. B से 1,000 रुपए इन्होंने उधार ले रखा है। B owes C 1,000 rupees। इसमें है क्या, आप ये समझिए, ये है इन्होंने B से उधार लिया है, ठीक है, 1,000 रुपए उधार लिया है, यानी उधार लिया तो कौन डेटर होगा, ये डेटर होंगे, ये समझिए, उधार लेने वाला डेटर हुआ, देने वाला क्रेडिटर हुआ। यहां पे ये क्रेडिटर है, ठीक है, और यहां एक सी बंदा है, इनके लिए ये डेटर हो जाता है, इन्होंने इससे उधार लिया हुआ है। आप समझिएगा, यहां ये फिर ये डेटर हो जाते हैं इसके लिए डेटर, और ये क्रेडिटर हो जाता है बंदा जिसने इनको पैसा दिया हुआ है। समझिएगा, हमने आपको उधार दिया हुआ है और हमने किसी से उधार लिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल बन सकता है ना कि ठीक है, यहां आप डेटर हो, यहां ये क्रेडिटर है, मैं डेटर भी हूं 1,000 का और क्रेडिटर भी हूं। मैं कहता हूं मुझे बीच से निकाल दो, आप दोनों लोग सलट लो, ये सी के नाम, इसको एक जो हो तुम हमको जो मान रहे हो कि मैं, या इसको ऐसा समझिए, ये कहे कि ये डेटर है ना, ये देगा, तो ये कहेगा ऐसा है, मुझे ना देके इनको सीधे सीधे दे दो। बी कहे ये जो मैंने ऋण तुमने मुझसे लिया हुआ है, मुझे न देके सी को दे दो, क्योंकि सी से मैंने उधार लिया हुआ है। ये दोनों स्थितियों में है, उधार लेने वाला भी उधार देने वाला भी। तो कह सकता है कि ठीक है, मैंने कुछ जिनसे उधार लेना है, जिनको मैंने दिया हुआ है उसे वापस लेना है, और एक जन को मुझे उधार जो लिया हुआ है देना है, एक जन को जो दिया हुआ है वो लेना है, वो तुम दोनों आपस में एडजस्ट कर लो। ठीक है, हो सकता है, लेकिन फिर वही बात आएगी
ये और ये अगर अपनी सहमति नहीं देते, इनमें से कोई एक अपनी डिसेंट कर देगा, कहेगा कि नहीं हम नहीं मानते हैं इसको, तो ये लागू नहीं होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बी ने कहा ए से कि तुम सी को पैसा दे देना, सी कहता है नहीं हम उनसे नहीं, हम तुम ही से लेंगे। तो इन्होंने जो करने की कोशिश करी एडजस्टमेंट, वो मान्य नहीं होगा, वहां नोवेशन नहीं होगा। ये इनके उधार की स्थिति में रह जाएंगे और इधर से उधार लिए हुए की स्थिति में रह, इधर लेने वाले की स्थिति में रह जाएंगे, इधर लेने वाले के, चेंज कुछ नहीं होगा। ये वाला अंतिम वाला आपका इलस्ट्रेशन कह रहा है, ठीक है। तो 62 में ये है, मैं एक दो स्थितियां इसकी बताता हूं कि नोवेशन क्या हुआ। नोवेशन को कुछ थोड़ा सा एक दो शब्द, ये तो इलस्ट्रेशन हो गए, इलस्ट्रेशन समझ में आ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो एक केस हम देखते हैं। बेंजामिन स्टार्क वर्सेस अल्फ्रेड जॉर्ज इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था नोवेशन में क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो दो तीन बिंदु पे बात किया उन्होंने कहा कि नोवेशन में इन्वॉल्व ईदर चेंज ऑफ पार्टीज। अभी आपने इलस्ट्रेशन देखा, तो इसमें कहा क्या गया कि नोवेशन यानी नवीकरण, नवीन ही ज्यादा मुख्य समझ में आ रहा है। तो दो बातें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज दैट, व्हाट इज दैट? चेंज ऑफ पार्टी, चेंज ऑफ पार्टी, पक्षकारों में परिवर्तन, पक्षकारों में परिवर्तन। जैसे आपने देखा ए बी सी तीन लोग थे, बी ने कहा मैं अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। सी आपको, एक जो था उसने पैसे दिए हुए थे, ए से बोलता है अब सी आपको पैसा देगा। तो चेंज इन पार्टीज हुआ कि नहीं हुआ? पक्षकारों में बदलाव हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, हो गया ना? तो ये वाली पहली बात है। दूसरी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग सेम और चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेम पार्टीज। यहां क्या होगा? ये हो सकता है कि चेंज ऑफ पार्टी हुई, कॉन्ट्रैक्ट सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है कि चेंज इन किसमें हो जाए? चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंज हो जाए, पक्षकार वही रह जाए, पक्षकार वही रहे, संविदा ही परिवर्तित हो जाए, यानी संविदा की शर्तों में ही परिवर्तन हो जाए या पूरी संविदा बदल दी जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो चीजें, दो काइंड्स के नोवेशन हो सकते हैं। बेंजामिन स्टार्क वर्सेस अल्फ्रेड जॉर्ज का मामला लिख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड, कह सकते हैं चेंज इन पार्टीज पहला हुआ, और दूसरा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं या चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे यानी नए संविदा से प्रतिस्थापित किया जाए, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो दो तरह से बातें होंगी।
अब जो इलस्ट्रेशन ए है, आपने देखा होगा इलस्ट्रेशन में ए में क्या देखा, ए में क्या है, ए फ्रॉम चेंज इन पार्टीज है। ए में आपने देखा था ना, ए बी सी, ए बी और तीसरा सी आ गया, ए और बी पक्षकार थे, तीसरे वाले से कहा ए बी सी, तो तीसरे वाले से कहा, मतलब बी जो पैसा लिया हुआ था मान लीजिए, इसने कहा अपना पैसा नहीं दूंगा और सी देगा मेरी जगह पे, सी कहता है हाँ दे देंगे, ए उसको मान लेता है, तो चेंज इन पार्टी, ये हुआ चेंज इन पार्टी। देखिए चेंज इन पार्टीज का अधिकतर आपको मामला कहां मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। चेंज इन पार्टीज का मामला अधिकतर पार्टनरशिप फॉर्म्स में होता है। जो भी कॉमर्स के होंगे उनको थोड़ा सा पता होगा कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसमें कोई नया बंदा आता है या पुराना बंदा जाता है, तो उस फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, पुनः उसको बनाया जाता है नए पार्टनर्स के साथ। जो पुरानी बातें उसमें होती हैं, एसेट वगैरह होती हैं, पुराने वाले को दे दिया जाता है, नए वाले को उसकी लायबिलिटी और उसकी एसेट के साथ एंट्री कराई जाती है। तो अधिकतर जो ये मामले होते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म में पाए जाते हैं और भी जगहों पे पाए जा सकते हैं।